नमस्कार। संवाद भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ करसोग विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक दीपराज हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संवाद भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और शिवा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे अपनी आवाज़ जो आज जो है प्रदेश स्तर तक रखने का मौका दिया। पहला सवाल, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका है, लेकिन विधायक बनने तक के सफ़र की कहानी क्या? मैं बताऊं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब मैंने दिल्ली में मैंने अपना जॉब शुरू की, मैंने टीसीएस में जॉब करी है। उसके बाद 2014 में जब डिजिटल इंडिया जब स्टार्ट हुआ, मोदी जी के डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम के तहत मैं प्रगति मैदान में गया। मैंने देखा वहाँ पे टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज था, तो वहाँ से उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और मैंने अपनी सर्वे एजेंसी बनाई, इलेक्शन कैंपेनिंग एजेंसी बनाई और मैंने हरियाणा में काम किया 2019 तक 20 तक। और जब कोविड का समय आया तो सभी अपने घर की तरफ मुड़ के मैं भी अपने घर वापस आया करसोग की तरफ। तो उसके बाद मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र में मुझे जो है अब अपने क्षेत्र के लिए कार्य करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ सके। तो इलेक्शन का काफ़ी नॉलेज था आपको पहले से, मतलब? हाँ, ये कह सकते हैं कि एज ए सर्वे एजेंसी काम किया है तो ये पता था कि हमें उसी तरह से मैंने देखा कि अपने जो क्षेत्र में है, मैं गांव-गांव गया, घर-घर गया, मैंने देखा कि क्या कमियां हैं और समाज सेवा के महत्व से मैंने लोगों के बीच कार्य किया। और जयराम जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मैं घर-घर लेकर गया और उससे बहुत से परिवारों को लाभ मिला। आपके विषय में एक बात जब हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने कहा कि दीपराज ने बहुत कम समय में लोगों में बहुत ज़्यादा पहचान बनाई, लोगों में आपने बहुत कम समय में काम करना शुरू किया। लेकिन आपके ये जो टिकट मिलने की कहानी है, ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो अपने किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे सकती है। ये कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि पहले पापा फिर बेटा फिर पोता, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा जाता है और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। आपने भाजपा में कभी कार्य नहीं किया ग्राउंड लेवल पर, और जिसका साक्षात उदाहरण युवराज थे, जिन्होंने आपके टिकट का भी विरोध किया था। ये पूरा किस्सा क्या था? ये कहना तो गलत होगा कि मैंने भाजपा के लिए कार्य नहीं किया। अगर आप देखेंगे, अगर मेरे बारे में जानेंगे तो मंडी नगर निगम चुनाव हो, उपचुनाव हो या छोटे मोटे जितने भी चुनाव रहे हैं उसमें मेरी पूरी भागीदारी रही है। हाँ, विरोध होता है। एक क्षेत्र से, एक ही पार्टी से कई टिकट चाहवान होते हैं। हमारे वहाँ 3-4 चाहवान थे। हमारे सिटिंग विधायक भी थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जो पार्टी का निर्णय था वो सर्वोपरि था और वो निर्णय मुझे लगता है कि सही भी था, इसलिए हम 10,500 से जीत के विधानसभा पहुँचे हैं। टिकट मिलने का कारण केंद्र से करीबियां भी थी क्या? चलो, ये तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था, तो ये केंद्र का भी था और प्रदेश का भी। आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात करें तो करसोग विधानसभा क्षेत्र में हमेशा ठेकेदारी प्रथा बहुत ज़्यादा रही है, क्षेत्रवाद ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से सिटिंग विधायक का टिकट काटकर शायद आपको टिकट दिया गया। तो अब इस ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने के लिए एज अ विधायक आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रही? जैसा ये कहना, मुझे लगता है कि ठेकेदारी करना गलत नहीं है। ठेकेदारी वो भी एक आय का साधन है, किसी न किसी का व्यवसाय है, लेकिन ठेकेदारी गलत तरीके से करना गलत है। तो इसके ऊपर हम सख्ती, बिल्कुल मैंने पहले ही निर्देश दे दिए हैं, इसके ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मेरे सख्त आदेश हैं इसके ऊपर। और जैसे कि आपने बताया कि जितने भी विकास कार्य हैं हम उनको उनके साथ मिलकर और एक नई कार्य प्रणाली बनाकर करसोग के विकास के लिए कार्य करेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय चुनाव लड़ते आप? नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ता। मैं अभी, मेरी उम्र कम है, पार्टी मुझे आगे मौका देती। इसका कारण क्या मानते हैं, किस चीज़ का कारण? निर्दलीय लड़ने का? मैंने तो कहा ही नहीं कि भाई मैं निर्दलीय लड़ता। अगर लड़ते, ना लड़ने का कारण क्या था? निर्दलीय, आपने कहा कि आप निर्दलीय नहीं लड़ते, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? मैं निर्दलीय नहीं लड़ता क्योंकि जयराम जी हमारे पड़ोसी हैं और हम उनका मान सम्मान करते हैं। वो जैसा कहते हैं हम उनके दिशा निर्देशों पे चलते, नड्डा जी के निर्देशों पे चलते। आपने करसोग में एक इंटरनेशनल स्कूल खोलने का लोगों से वादा किया है, अब उसके लिए आपका फ्रेमवर्क क्या है भविष्य में? मैंने इंटरनेशनली नहीं, मैंने केंद्रीय विद्यालय का भी वादा किया है और मैंने केंद्रीय विद्यालय की बात पर हम बाद में आएंगे, हाँ, लेकिन पहले इंटरनेशनल स्कूल का। इंटरनेशनल विद्यालय के ऊपर मेरा कार्य मैं कर रहा हूँ। अभी हम ज़मीन देख रहे हैं वहाँ पे कि करसोग जो है वो एक सेंट्रलाइज पॉइंट के माध्यम से मैं चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप करसोग को भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो प्रॉपर जो है करसोग जो है वो एक केंद्र बिंदु है। अगर आप चारों तरफ से आते हैं और उस केंद्र बिंदु के ही इर्द गिर्द ज़्यादा दूर ना होकर
क्योंकि करसोग व्यापारिक दृष्टि से भी इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, तो उसके सराउंडिंग में हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि 45 टू 50 बीघा लैंड हमको चाहिए। तो उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमने 2-3 जगह छांटी भी है। विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर हम इसको शुरू कर तो देंगे। फ्रेंचाइजी वगैरह आपने सब सोच हाँ, लिया वो है? कर लिया। मैं दिल्ली में मेरे नोन हैं बहुत से, चाहे वो यूरो इंटरनेशनल के मालिक हों, यूरो इंटरनेशनल स्कूल है, सन सिटी स्कूल्स है। मैं ऐसे किसी एक स्कूल की ब्रांच जो है वहाँ अपने करसोग में लाना चाहता हूँ, ताकि करसोग के बच्चे, अगर कोई टूर्नामेंट होता है तो वो दिल्ली या गुड़गांव जाएँ। जी वहाँ पे एक वार्षिक एक टूर्नामेंट हो तो वहाँ के बच्चे जो है वो करसोग आएँ। जी। इससे क्या होगा कि हमारे क्षेत्र की एक व्यापारिक दृष्टि से भी बढ़ेगा, और हमारे बच्चों को, नई आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय का आपने विचार लोगों के सामने रखा था। जब 2017 में राजनाथ सिंह आए थे, भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने भी वादा किया था कि करसोग में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, इस दिशा में काम सरकार करेगी। लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि करसोग को केंद्रीय विद्यालय मिलना चाहिए? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में मैं विधायक नहीं था भाई, और 2000, सिनेरियो तो आप पूरा नोटिस कर हाँ रहे वो थे, नोटिस, ये बात थी। यहाँ 2017 में मैं नहीं था और मेरे पास वो पावर्स भी नहीं थी कि मैं कर पाता। लेकिन हाँ, आज जनता ने मुझे उस स्थान पे भेजा है, उसके लिए मैंने कार्य करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि नहीं खोल सकते, केंद्रीय विद्यालय हम खोलेंगे। और मैं प्रदेश सरकार से इतनी सी मांग करूंगा कि वो मेरी केंद्रीय विद्यालय की, हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि मेरी केंद्रीय विद्यालय की फाइल को दिल्ली भेज दें, क्योंकि फंड की तो मुझे इनसे कोई उम्मीद है नहीं भाई, वो हम दिल्ली से लेकर आ जाएंगे। बस आप इतना सा करें कि हमारी फाइल को जो है वो दिल्ली भेज दें। आप विपक्ष के अब विधायक भी हैं, सरकार के साथ भी आपको तालमेल बिठाना है। जी। तो अब जिस तरह हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, अब काफ़ी समय सरकार बने हुए हो गया है, लग रहा है आपको कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करके 10 गारंटियों का जो है अपना झुंझुना देकर सरकार में आए हैं, वो अब हम देखेंगे। पहले तो इन्हें इतना समय लगा अपनी कैबिनेट बनाने में, चलो ठीक है भाई, इनकी सरकार है, ये समय ले सकते हैं, ये इनके निर्णय हैं। अब हमें देखना ये होगा कि जिस तरह से आज हमारा दूसरा प्रशिक्षण दिन है, हम बजट के ऊपर ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो मैं देखना चाहूँगा कि आगे आने वाले बजट में ये किस तरह के प्रावधान लाते हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरह से कि हमारे प्रदेश के ऊपर असंवैधानिक सीपीएस बनाए जा रहे हैं कि सुक्खू जी को कहीं कुबेर का, कहीं या फिर कांग्रेस सरकार को कुबेर का कहीं खजाना मिल गया है। आप पत्रकार हैं, आप बताएं, क्या इतना कोष है हमारे पास? क्या इतना इतना हमारे फंड्स हैं क्या हमारे प्रदेश के पास? तो ये कैसे होगा? अगर इस बजट में कुछ डालना ही है तो इसमें हमारे भी सुझाव अगर ये मांगेंगे तो हमारा भी ये सुझाव रहेगा कि जैसे इन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसकी जगह ये पूर्वोत्तर में 150 भी फ्री कर दें। और तर्क तो भाजपा को भी ये जाता है कि भाजपा 70,000 करोड़ का कर्ज प्रदेश पर छोड़कर गई है। वो तो पुरानी बात है, ये नई बात कह रहे हैं कि 70,000 का छोड़ के गई है। अब पिछले में देखेंगे आप तो 50,000 करोड़ का कर्जा था। और आप ये बात मत भूलिए कि पिछले 5 साल के वर्ष में, पिछले 100 वर्षों में, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, कोविड जैसी महामारी ने पूरे देश को ही नहीं, विश्व को घेर लिया था। और उस कोविड जैसी महामारी ने हर आदमी को 2 टीके जो है मुफ्त लगे हैं। उस एक टीके की अगर कॉस्ट देखें आप तो 750 रुपये बनती है, तो 2 टीके 1500 रुपये। अगर एक परिवार में 4 भी सदस्य हैं तो क्या आप देख रहे हैं कि 6,000 रुपये। तो करिए गिनती, कीजिए गणना। और किसी से पैसे लिए गए? अरे मदद बोल के थोड़ी ना होती है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ जी, मदद तो बिना बोले की जाती है। तो इसका जीता जाता। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि पिछले 2.5 वर्षों में इतने विकास कार्य हुए, कोविड का समय गया, उसके बाद जो 2.5 वर्षों के कार्य थे, उस कार्य में जितने भी कार्य किए गए वो तो लोगों की डिमांड के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि जो जैसे इतने 2.5 वर्ष के जितने कार्य थे, लास्ट इन्हें सरकार को भी ये समझना चाहिए कि जितने इन्होंने कहा कि डिनोटिफाई 1 ईयर का कर दिया, तो लास्ट 1 ईयर के जो भी डिनोटिफाइड किए उसमें ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जाएंगे भाई पटवार सर्कल में, क्या बीजेपी का ही कार्यकर्ता जाएगा? वो तो आम जनता के लिए है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन राइट ये बनता है, ये डिनोटिफाइड नहीं होने चाहिए थे। अब करसोग को लेकर बात करें तो करसोग विधानसभा क्षेत्र से सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया। हालांकि कुछ समय पहले सिटिंग विधायक ने भी अपना रोष प्रदर्शन किया था, लेकिन जैसे तैसे उसको शांत कर लिया गया। लेकिन आप इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? बार बार मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि इसके पीछे की वजह क्या वहाँ पे जो ठेकेदार, क्षेत्रवाद, ये रहे उनके टिकट कटने के कारण? ये देखिए, टिकट मांगना जो है वो सभी कार्यकर्ता का अधिकार होता है, और ऐसा भी नहीं है कि टिकट सिर्फ करसोग विधानसभा क्षेत्र में काटे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत से टिकट चेंज हुए हैं।
और ऐसा भी नहीं है कि करसोग विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं हुए। माननीय आदरणीय हमारे बड़े भाई हीरालाल जी ने करसोग में बहुत से विकास कार्य किए हैं। लेकिन किसी वर्ष जो है वो, जैसे मैंने बताया, कोविड का समय आया बीच में, तो कोविड के समय के टाइम पे इतने जो कार्यों में गति थी वो गति थोड़ी धीमी हुई। तो शायद उस वजह से ये होता ही है कि थोड़ा ये भी रहा है कि जो आपने बताया ये ठेकेदारी प्रथा वाली, मुझे नहीं लगता कि इसमें इस प्रथा का कोई अहम एक रोल अंतिम रहा होगा। सवाल, कुछ दिन बाद विधायक प्राथमिकता की बैठकें भी होने जा रही है, अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले तो मेरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर प्रायोरिटी मेरी सड़कों की है, और उसके बाद जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है वो मैंने देखा है वहाँ के बागवान हैं, वहाँ पे अच्छी फसलें होती हैं। उन फसलों के लिए सिंचाई योजनाएं की पानी की योजनाएं मैं किस तरह से ज़्यादा ला सकूं। और उसके बाद शिक्षा, जो मैंने बताया, शिक्षा के ऊपर देखना होगा हमें कि ये क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि शिक्षा प्रणाली ऐसी एक प्रणाली है जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी का एक जो है वो विकास भी होता है, और एक अच्छे भविष्य का निर्माण भी होता है। और स्वास्थ्य को लेकर भी देखना चाहूँगा कि ये किस तरह के प्रावधान अपने बजट में डालते हैं। 70 साल हो गए भाई साहब, 70 साल से आईजीएमसी जाइए आप, ऐसी क्या गरीबी छाई है भाई 70 साल से। उसके ऊपर भी मैं देखना चाहूँगा कि जो भी अटेंडेंट आईजीएमसी में आता है वो बेचारा बार फर्श में सोया होता है। आप पत्रकार हैं, जाइए उनको भी रिपोर्ट कीजिए, और आप भी आवाज़ रखिए ऊपर। तो ये प्रायोरिटी प्रायोरिटी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज करसोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक दीपराज थे। तो फिलहाल संवाद भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।